अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी क्लियर है? यस सर। हाँ यस। सर क्लियर है सर। ओके, यस थैंक सर यू। क्लियर। अच्छा, तो इसमें आपका ये वाली क्लास आमतौर पे फ्री होती है, तो उसमें हम यानी मैं बता दिया करूँगा अगर आमतौर पे ना इस टाइम तकरीबन सुबह के वक्त वो अगर डिफ़िकल्टी हो मुझे किसी वजह से बिज़ी हूँ मैं, तो फिर ये वाली क्लास हम इसको यूज़ कर लिया करेंगे इसी दिन में, यानी फ्रॉम 12 to 1, क्योंकि ये भी आपकी क्लास फ्री होती है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस इम्पीडेंस रिलेज पढ़े थे, जिसमें आपकी जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है वी ओवर आई पे, मतलब वोल्टेज और करंट के रेशियो पे। तो वोल्टेज और करंट की रेशियो एक्चुअली हमारी डिफाइन करती है इम्पीडेंस, लाइन इम्पीडेंस को, या फिर डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतनी इम्पीडेंस ज़्यादा होती है। डिस्टेंस और इम्पीडेंस डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा था कि इस डिस्टेंस या इम्पीडेंस रिले को फर्दर दो रिलेज में टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो डेफिनेट डिस्टेंस है और टाइम डिस्टेंस है। डेफिनेट डिस्टेंस में जो ये रिले है, इम्पीडेंस रिले है, डेफिनेट डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले, वो ऑपरेट करती है कोई भी एक ख़ास हद तक के फासले को। मसलन कि वो अगर 500 मीटर तक की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की गई है, तो वो इंस्टेंटेनियस ट्रिप करेगी उस 500 मीटर के फासले में अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है। और टाइम डिस्टेंस रिले वो रिले है जो ऑपरेट करेगी अगर यानी टाइम उसका वेरी करेगा, क्योंकि डेफिनेट डिस्टेंस का मतलब है कि एक खास डिस्टेंस है जिसके लिए उसने फौरन ऑपरेट करना है, और टाइम डिस्टेंस का मतलब है टाइम और डिस्टेंस का ताल्लुक है आपस में, यानी वक्त और फासला आपस में इनका रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशन इनवर्स है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टाइम जल्दी होगा, ठीक है, उतना जल्दी आपका रिले जो है ऑपरेट करेगी। डिस्टेंस कम का मतलब अगर कहीं रिले हमने इंस्टॉल की है, उसके पास कहीं फॉल्ट होता है, तो वो रिले जल्दी ऑपरेट करेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा होने की वजह से वो रिले जल्दी ऑपरेट करेगी। इन दोनों की फॉर्मेशन किस तरह है वो हम देख लेते हैं कि इसको हम आमतौर पे डेफिनेट डिस्टेंस को बैलेंस बीम रिले के थ्रू, टाइम डिस्टेंस रिले को हम इंडक्शन डिस्क फिनोमेना के थ्रू हम इनको डिज़ाइन करते हैं। जैसे डेफिनेट डिस्टेंस टाइप रिले हमने अगर डिज़ाइन करनी हो जिसमें हमने एक ख़ास डिस्टेंस तक इंस्टेंटेनियसली ट्रिप करवाना है, तो हमें बैलेंस बीम स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसमें हमारे पास है क्या कि इस तरह की एक बीम मौजूद है जो एक पिवट एफ के गिर्द यानी मौजूद है। अब हमारे पास एक आर्मेचर है पीटी और एक है सीटी, यानी एक आर्मेचर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे वाइंडिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की दैट इज कमिंग टेकिंग द सिग्नल फ्रॉम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे करंट है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट की वाइंडिंग है या वोल्टेज की वाइंडिंग है, तो ये होता क्या है इसमें कि आम नॉर्मल हालात में इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यानी एक ब्रिजिंग पीस है कॉन्टेक्ट्स के दरमियान ब्रिजिंग पीस वो ये है जो ये ब्लू से आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो रिले को इस तरह डिजाइन किया कि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों की टॉर्क्स जो प्रोड्यूस होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर फर्ज करें नॉर्मल कंडीशन है तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी लेस, और इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो इस फील्ड को ओवरकम कर ले, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगी इट विल बी ग्रेटर, और वो इसको संभाल के रखेगी, यानी इसको पकड़ के रखेगी, एक फोर्स के साथ इसको पकड़ेगी। जब भी आपका जो फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आने में जो हमारा स्पेशली जो कोई भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट हो, उसमें करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज कर जाता है। और हमारी जब भी करंट का मैग्नीट्यूड स्पेशली शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जब करंट मैक्सिमम होता है वोल्टेज मिनिमम होता है, तो करंट इंक्रीज कर गया, वोल्टेज ड्रॉप कर गई, तो इसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी जितनी ताकत के साथ इसने इसको नॉर्मल कंडीशन में पकड़ा होता है। और दूसरी तरफ करंट भी इंक्रीज कर गया तो इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करेगी, यहाँ से ट्रिप जनरेट करेगी। जब टिल्ट होगा, ये इधर को झुकेगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपका सिग्नल जनरेट होगा ट्रिप से।
ठीक है, ये भी खास एक प्रोटेक्टेड जोन में लगता है और उस जोन तक मतलब 100 मीटर है, 200 मीटर, 300 मीटर, किलोमीटर, जितना भी प्रोटेक्टेड जोन जितना भी है, उस जोन के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉरी डेफिनेट डिस्टेंस टाइप रिले हम कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन के लिए। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज की जो पोलर दैट इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट, जिसकी वजह से रिले हमारे कॉन्टैक्ट्स ओपन रहेंगे। जब फॉल्ट होगा प्रोटेक्टेड जोन में, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीजेस और करंट इंक्रीज हो जाएगा। रेशियो ऑफ करंट फॉल्स बिलो डिटरमिन प्री डिटरमिन वैल्यू। हाँ, यहाँ पे आमतौर पे हम इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट को दोनों को मेजर कर रहे हैं, तो असल में तो उसकी रेशियो ही मेजर कर देना V ओवर I, कि अगर V ग्रेटर है तो इसका मतलब और करंट कम है तो इम्पिडेंस जो है दैट इज ग्रेटर। हाँ, इम्पिडेंस ग्रेटर है, इसका मतलब एक खास इम्पिडेंस तक या जो भी हमने उसकी सेटिंग की हुई है, जो वोल्टेज की हमने सेटिंग की हुई है, एक खास इम्पिडेंस तक जो हाई इम्पिडेंस होगी वहां तक ये ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जब एक प्री डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस जो हम उस पर सेटिंग जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से वाइंडिंग के थ्रू टैपिंग्स के थ्रू हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, तो जिसमें भी हम देखते हैं कि जो जैसे ही उस पर फॉल्ट आएगा तो वोल्टेज की वैल्यू गिर जाएगी और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाएगा। इम्पिडेंस उसी वक्त जैसे इम्पिडेंस एक खास वैल्यू से नीचे आएगा तो उसके नीचे आते ही आपके पास जो रिले है वो मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा और ये इसको ट्रिप करवा देगा। ठीक है जी, हमारे पास जो करंट है इट कॉजेज, ठीक है जी, पुल ऑफ द करंट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर और वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब ये K1 और K2 बेसिकली वो कांस्टेंट्स हैं जिसके मुताबिक हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज सेट करते हैं। तो K1 V स्क्वायर मस्ट बी लेस देन K2 I स्क्वायर। रिले को ऑपरेट करवाने के लिए योर वोल्टेज मस्ट बी, जो आपने जो भी इसके साथ वोल्टेज रखी हुई कांस्टेंट रखा हुआ है, but your voltage scale of the voltage must be less than the scale of the current। ओके, क्योंकि करंट ग्रेटर होगा तो फिर ये ऑपरेट करेगा ना। इसको ऑपरेट करवाने के लिए चाहिए कि करंट मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज। तो करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड पुल ऑफ द वोल्टेज एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, जिसकी वजह से रिले तब ऑपरेट करेगी जब आपका करंट मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज मैग्नीट्यूड। Hence, V square over I square is less than K2 over K1. तो V over I Z must be less than K2 over K1। K1 और K2 वही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। K1 का ताल्लुक वोल्टेज के साथ है और K2 का ताल्लुक करंट के साथ। यानी K1 मतलब वोल्टेज की सेटिंग्स क्या है, यहाँ से हम जो टैपिंग्स दे सकते हैं, एम्पेयर्स टर्न रेशियो है, या फिर जो भी हम रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके मुताबिक वोल्टेज और करंट की वैल्यूज यानी डिफरेंट आएंगी, तो टैपिंग्स के थ्रू भी हम उसको चेंज कर सकते हैं हमारे पास अगर वो मौजूद है टैप चेंजर। तो अगर अलाउ वो करता है या हमारे पास गुंजाइश मौजूद है तो करंट सेटिंग्स या वोल्टेज सेटिंग्स हम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो K1 और K2 बेसिकली इस तरह है, Z विल बी या इम्पीडेंस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रेशियो ऑफ दीज कांस्टेंट्स। ठीक है, एम्पेयर टर्न्स ऑफ द टू इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स प्रोवाइडिंग टैपिंग ऑन द सेटिंग कैन बी चेंज। तो इस हम करंट और वोल्टेज की सेटिंग दोनों को चेंज कर सकते हैं। आपकी सेटिंग चेंज होगी तो आपका यानी ऑपरेशन टाइम भी चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और इसका रिले का जो रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। इस पे कोई क्वेश्चन जी किसी का? नो सर। क्लियर है जी? यस सर। टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले हमारी नेक्स्ट इम्पीडेंस रिले है, जिसमें ऑपरेटिंग टाइम दैट इज बेसिकली टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई। अब टॉर्क है तो इसका मतलब है कि हम वी आर गोइंग टू यूज अ डिस्क अरेंजमेंट। तो डिस्क अरेंजमेंट में हमारे पास टॉर्क इज ग्रेटर देन वी ओवर आई, proportional not greater, so it is directly proportional to z या distance। z और distance यानी एक चीज इन द सेंस के इम्पीडेंस और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है टॉर्क के साथ। ओके, तो ठीक है, इसको हम देखते हैं एंड पे। ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो आपका जो ये ओवर करंट रिले है वही सिंपल इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, वही सिंपल रिले यहाँ पे लगी है। सिटी से यहाँ पे
आप यानी सिटी कनेक्टेड है और सिटी का सेकेंडरी है, इसका प्राइमरी है, तो वो हमारे सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी जो भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं लाइन को वहां से हमारे पास यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसमें उसकी वजह से यहाँ पे आपके फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, नीचे भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, φ1 और φ2। इन दोनों फ्लक्सेस की वजह से उनके इंटरेक्शन से डिस्क घूमेगी। अब ये डिस्क कनेक्टेड है, जो हम पढ़ के आए हैं सेम वही चीज है। अब ये डिस्क कनेक्टेड है एक बार के थ्रू इस पूरे मैकेनिज्म के साथ। अब ये मैकेनिज्म क्या है कि ये मैकेनिज्म में भी ये डिस्क है, डिस्क का ना ऐसे, यानी ये घूमना, ये इस तरह घूमेगी, जैसे जैसे डिस्क घूमेगी वैसे वैसे ये घूमेगा, और इसमें स्पिरल स्प्रिंग कपलिंग है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये बेसिकली वोल्टेज, और यहाँ पे जो करंट के थ्रू है, एक और यहाँ पे अरेंजमेंट है, दैट इज टेकिंग द वोल्टेज लेवल ऑफ द लाइन फ्रॉम पीटी। आप सेंस कर रहे हैं वोल्टेज को, और कमिंग फ्रॉम द वोल्टेज डायरेक्टली आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली यानी आपके पास वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग मैग्नेट है। ये आपके इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे बार को, रॉड को इसने पकड़ा हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है। ये फोर्स जितनी ज्यादा होगी, आप यहाँ पे सेटिंग जितनी ज्यादा करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा इसकी टर्न्स रिक्वायर्ड होंगी, उतना ही ज्यादा इस डिस्क की मूवमेंट रिक्वायर्ड होगी, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा आपने यहाँ पे वोल्टेज या जितनी ज्यादा फोर्स के साथ इसको अपने साथ अटैच किया हुआ। ठीक है। अब ये मूव कैसे करेगा? ये मूव ऐसे करेगा कि जैसे आपने घर में चाबी वाला खिलौना कोई देखा हो, या कोई इस तरह की चीज जिसमें आप अगर चाबी घुमाएं तो एक कॉइल होता है छोटा सा, वो कॉइल इकट्ठा होता जाता है, जैसे जैसे आप चाबी घुमाते हैं वो कॉइल इकट्ठा होता जाता है। फिर उसको रिलीज करने के लिए आप कोई खिलौना उसको जमीन पर रखते हैं तो वो रिलीज होता है, दोबारा टेंशन रिलीज होती है उसकी, तो वो फिर उसकी वजह से मूवमेंट होती है, यानी वो मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे सेम वही फिनोमिना हो रहा है। यहाँ पे वो हमारे पास स्पिरल स्प्रिंग कपलिंग है, ये जब घूमेगा तो वही जो हमारे घर में आम खिलौनों में यूज होती है, स्पिरल स्प्रिंग यूज होता है, वही इसके अंदर यूज हो रहा है, जो उसको टाइट कर, जैसे जैसे ये डिस्क घूमती जाएगी वो इसको टाइट करता जाएगा और इसको खींचेगा, इसकी ग्रिप इसके तसल्लुत से कमजोर करता जाएगा। ठीक है। और फिर ये जब इतना ताकतवर हो जाएगा कि इसको अलग कर दे, तो ये इसको जब अलग करेगा, यानी इसको खींच लेगा, तो ये ट्रिप सर्किट, यानी इसने बेसिकली क्या किया हुआ है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ने इसको पकड़ा हुआ है, और आपकी डिस्क मूवमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक उसकी फोर्स के साथ है। जितनी फोर्स के साथ पकड़ा है, यहाँ पे उतनी ज्यादा मूवमेंट रिक्वायर्ड है, उतने स्पिरल स्प्रिंग की पावर रिक्वायर्ड है जो इसको डिटैच करे या इसको खींच ले, इसको अलग करे, और फिर जैसे ही वो उसको अलग करे कामयाब हो जाएगा, एनफ फोर्स जनरेट कर लेगा, तो ट्रिप सर्किट को सिग्नल चला जाएगा। ठीक है जी। ओके। ये यहाँ भी हमारे पास एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, एक करंट ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज डायरेक्टली दीज आर कमिंग फ्रॉम द लाइन। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? नो सर। नो ओके, सर, क्लियर है? मिलते जुलते सारे। हाँ जी, जी मिलते सर। जुलते एक जैसे, लेकिन बस बात ये है ना कि हमने इसमें अब अरेंजमेंट जैसे ये समझ आनी चाहिए कि ये कर क्या रहा है, ये पता होना चाहिए कि जैसे ये घूमेगा तो इसने किस तरह इसको, अब डिस्टेंस रिले है ना, आपको क्लियर, आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि डिस्टेंस रिले में किस तरह है, डेफिनेट डिस्टेंस किस तरह है, ठीक है, जो टाइम डिस्टेंस है वो किस तरह है, और बेसिकली उनमें हो क्या रहा है। ठीक है। जो हमारे पास डेफिनेट डिस्टेंस है, अगर कोई वैसे ही पूछ ले डेफिनेट डिस्टेंस क्या है, तो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेट डिस्टेंस ये रिले है जी। टाइम डिस्टेंस रिले का आपको कोई पूछे तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए इस मामले में। तो और ख़ास तौर पे जो इनके डिफरेंसेस हैं कि हमें एक रिले से दूसरे में मूव क्यों करना पड़ता है, या हमें कोई और रिले क्यों सेलेक्ट करनी पड़ती है, हम डिस्टेंस रिले क्यों सेलेक्ट करते हैं, हम ओवर करंट रिले क्यों नहीं सेलेक्ट करते, ये चीज़ें हमें बड़ी क्लियर हो। ठीक है। तो ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हमारे पास एक करंट ड्रिवन इंडक्शन एलिमेंट है, डबल वाइंडिंग इंडक्शन ओवर करंट रिले, वही सेम जो नीचे लगी हुई है। स्पिंडल कैरिंग द डिस्क ऑफ दिस कनेक्टेड बाय मींस ऑफ स्पिरल स्प्रिंग कपलिंग, ये स्पिरल स्प्रिंग कपलिंग ये इसके अंदर है। सेकंड स्पिंडल ये है। ठीक है। which carries the bridging piece of the relay trip contacts, ये relay trip contacts की ये bridging piece है। ठीक है।
तो हमारे पास ब्रिज इज नॉर्मली हैंड इन ओपन पोजीशन, आर्मेचर हेल्ड अगेंस्ट द पोल फेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्साइटेड बाय द वोल्टेज टू बी प्रोटेक्टेड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ने उसको होल्ड किया हुआ है जिसकी वो बात कर रहा है। अंडर नॉर्मल कंडीशन पुल ऑफ आर्मेचर, जो इस तरफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर पीटी की वजह से आ रहा है, वो ग्रेटर है, हेंस द ट्रिप रिमेन्स ओपन। जब एक शॉर्ट सर्किट होता है तो डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट। आप ये भी देखिए ना, जब शॉर्ट सर्किट से करंट आता है तो इसने करंट यहाँ से फ्रॉम सिटी आपकी प्राइमरी में करंट क्या होगा जी, बढ़ जाएगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अगर कोई फॉल्ट आएगा तो? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि इसकी मूवमेंट भी तेज हो जाएगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। और अगर वो उसी फॉल्ट के दौरान वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा? वो डिक्रीज करंट होगा बढ़ेगा सर। तो कम हो जाएगा ना। वोल्टेज कम होने Voltage की वजह से जी। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी, तो इसकी फोर्स जो है, जो इसकी अट्रैक्शन या बाइंडिंग फोर्स है, वो लूज हो जाएगी ना। जी सर। तो ये भी इससे भी पता चलता है कि ये इम्पीडेंस रिले है जिसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप या उसकी रेशियो पे ये इसका ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इससे भी पता चलता है, ये सेम वही चीज है जो हम पहले पढ़ के आए। तो ये देखिए यहाँ पे ना इसने ब्लू में किया हुआ है, एज द रोटेशन प्रोसीड्स कपलिंग इज बाउंड अप। जैसे वो कपलिंग आपने पता है ना, वैसे उस स्पिरल जो स्पिरल स्प्रिंग का इस तरह का स्पिरल स्प्रिंग होता है, पता है ना इसका? जैसे जैसे इसको चाबी देते हैं ये घूम के ऐसे छोटा सा हो जाता है इकट्ठा। हाँ, जब ये रिलीज होता है तो दोबारा इस तरह जी वापस सर। अपनी शेप में आ जाता है। जो घरों में खिलौने होते हैं आमतौर पे वो उनमें ये यूज होता है। जब टूट जाते हैं तो फिर निकलता है उसमें से। रोटेशन है तो स्पिरल स्प्रिंग कपलिंग इज बाउंड अप टिल द टेंशन ऑफ स्प्रिंग इतनी सफिशिएंट हो कि वो आर्मेचर को पोल फेस ऑफ द वोल्टेज एक्साइटेड मैग्नेट से खींच के अलग करने में कामयाब हो जाए। ठीक है, अब एंगल थ्रू विच डिस्क ट्रेवल्स, एंगल वही है बेसिकली जो जिसमें हम शुरू में कह रहे थे कि अगर बिलफर्ज हमने इसको टाइम सेटिंग देनी है तो हम इसको एक प्री सेट एंगल दे देंगे। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन था जहाँ पे हम अपनी पसंद से उसको एक एंगल दे सकते थे, एक हम बता सकते थे कि 60 एंगल, 90, 120, 180, जहाँ पे भी 360 तक हम उसकी सेटिंग कर देते, तो वहां तक जब तक डिस्क रोटेट ना करती उसने ऑपरेट नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे एंगल किस तरह मिल रहा है कि उसने जितना घूमना है, यानी वो एंगल जो उसने ट्रेवल करना है ताकि रिले को ऑपरेट करवाए या उसकी पुल से जो आजाद कर दे आर्मेचर को, ये खींच ले, तो ये वो एंगल है। ग्रेटर होगी, जितनी ग्रेटर होगी पुल, ग्रेटर विल बी द ट्रेवल ऑफ द डिस्क। अगर जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसने बहुत, आपने उसकी सेटिंग ऐसी की हुई है कि वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आपकी डिस्क को भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। तो ये जो पुल ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द लाइन वोल्टेज, ग्रेटर द लाइन वोल्टेज ग्रेटर द पुल एंड हेंस लार्जर। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपकी उसकी सेटिंग पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक लाइन वोल्टेज पे। तो लाइन वोल्टेज भी अगर ज्यादा होगी तो उसी तरह पुल भी ज्यादा होगा, आपकी ट्रैवलिंग भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ऑपरेटिंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो हमारे पास जैसे इमीडिएटली दिस सर्कल स्पिंडल जो जिसके साथ आर्मेचर अटैच्ड है वो रैपिडली मूव करेगा इन रिस्पॉन्स टू द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। वो जो टेंशन उसके अंदर ये फोर्स क्रिएट हो गई है और ट्रिप्स को क्लोज करवा देगा, जिसकी वजह से ये यानी ओपन कर देगा सर्किट ब्रेकर सर्किट को। द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग को निगलेक्ट कर दें तो वो डायरेक्टली, यानी हम इसको भी अगर फोर्स को हम कहें जी ठीक है वो इतना ज्यादा उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसकी अपनी भी तो एक कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी ना, फोर्स चाहिए होगी उसको घुमाने के लिए। कहता है अगर हम उसको बहुत माइन्यूट से बहुत कम होती है पावर, अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें तो तकरीबन जो रोटेशन है वो आपकी यानी ऑपरेटिंग करंट के प्रोपोर्शनल ही है। यानी इसको हम फोर्स लॉसेस को समझ लें, लॉस जो है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर इसको शामिल कर लें तो फिर कोई कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है।
तो जो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आल्सो द टाइम ऑफ द ऑपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पुल ऑफ द मैग्नेट एंड हेंस द वोल्टेज। तो वी आई जेड दिया डिस्टेंस पे आपका टाइम ऑफ ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है। ओके तो यहाँ तक हमारी जो थी ये बेसिकली करंट पे डिपेंडेंट रिलेज थी। अब हमारे पास डिफरेंशियल रिलेज है, क्योंकि जो करंट डिपेंडेंट रिलेज हैं वो लेस सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि हैवी लोड करंट या माइनर फॉल्ट कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, हैवी लोड कंडीशंस में भी बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट ट्रेवल करता है। तो हैवी लोड कंडीशंस के दौरान यानी मतलब कि हमारे पास अगर फॉल्टी कंडीशन है भी कि नहीं, जेन्युइन फॉल्ट है कि नहीं, तो इस चीज की डिस्टिंक्शन, क्लियर डिस्टिंक्शन वो नहीं कर सकती। तो जिसकी वजह से हमें फिर एक नए अरेंजमेंट या नई टाइप ऑफ रिले की तरफ मूव करना पड़ता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफरेंशियल रिले। तो डिफरेंशियल रिले का मतलब है कि नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंस पे ऑपरेट करें। तो हम वोल्टेज या करंट के डिफरेंस पे जो रिले ऑपरेट करती है बेसिकली उसको डिफरेंशियल रिले कहते हैं। हम एक एक्स्ट्रा कॉइल यूज कर लेते हैं। उस कॉइल का क्या काम होता है कि जब, और उस कॉइल को हम ऐसे रखते हैं, ऐसे हम लगाते हैं कि उसके लेफ्ट और राइट साइड पे करंट की मैग्नीट्यूड, करंट की वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, या उसके दोनों साइड पे वोल्टेज की वैल्यू इक्वल हो, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। और जब भी कोई डिफरेंस आए, फॉल्ट आए, एक तरफ फॉल्ट आएगा तो जाहिर बात है अगर बैलेंस है, दोनों तरफ बैलेंस है, तो एक तरफ फॉल्ट आने की वजह से वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो उस जो बैलेंस नहीं रहेगा उसकी वजह से जो डिफरेंस होगा फिर वो उसकी दरमियान में लगी हुई कॉइल में वो डिफरेंस ट्रेवल करेगा। जैसे ही वो दरमियान वाली कॉइल एनर्जाइज होगी वो सिग्नल जनरेट करेगी, क्योंकि दरमियान वाली कॉइल पे बेसिकली ऑपरेशन बेस करता है इसमें सारा। तो हम इससे वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इससे यानी ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स हैं, इस तरह की डिफरेंट जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसकी वाइंडिंग्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। हम ट्रांसमिशन लाइंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी हम लिमिटेशन आगे जाके पढ़ते हैं कि उसमें हमारे पास पायलट वायर यूज होती हैं बेसिकली इस ऑपरेशन के अंदर, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं फिर। तो इसमें एक डिफरेंशियल रिले है जो कंपेयर करती है, जैसे देखिए जो ऑपरेट करती है फेजर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड अ प्री डिटरमिन्ड वैल्यू। जैसे ही वो एक खास वैल्यू से इंक्रीज करेगी कोई भी क्वांटिटी, यानी वो करंट हो या वोल्टेज हो, तो ये ऑपरेट करेगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो इसमें हमारे पास यानी करंट डिफरेंशियल रिले है जो करंट को कंपेयर करती है। ठीक है, और अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन दोनों करंट्स इक्वल होते हैं। जैसे फॉल्ट होगा तो वो इक्वल करंट्स नहीं होंगे। तो डिफरेंस जो है वो आपकी एक कॉइल में से, हम इस तरह अरेंज भी करते हैं कि वो कॉइल में से गुजरे, दरमियान में कॉइल रख देते हैं जिसके दोनों तरफ बैलेंस करंट्स हैं। तो हमारी कोशिश, यानी कोशिश नहीं, हमारी अरेंजमेंट ये होती है कि वो उस कॉइल में से गुजरे, और उस कॉइल में से गुजरने की वजह से जो है यानी उसका डिफरेंस जो है वो उसमें से गुजरे, तो उसमें से गुजरने की वजह से वो उसको एनर्जाइज करवा दे। अगर वो इफ दिस डिफरेंशियल करंट इज ग्रेटर देन द पिकअप वैल्यू, तो अब उसमें से गुजर रहा है। लेकिन हम अब सेकंड चीज क्या है, फर्स्ट तो ये है कि उस कॉइल को एनर्जाइज कर दिया गया। सेकंड चीज ये है कि हमने उस कॉइल की करंट सेटिंग्स देखनी है कि अगर करंट सेटिंग्स उसकी इस तरह है कि पिकअप वैल्यू जो मिनिमम रिक्वायर्ड करंट है कॉइल को एनर्जाइज कराने का उससे ग्रेटर है वो करंट, या डिफरेंस ऑफ द करंट उससे ग्रेटर है, फिर रिले ऑपरेट करेगी। यानी फर्स्ट चीज तो ये है कि डिफरेंस उसमें से जब तक नहीं पास करेगा नॉर्मल कंडीशन में तो ऑपरेट नहीं करेगी। सेकंड, वो फिर भी ऑपरेट नहीं करेगा अगर डिफरेंस इतना कम हो
कि वो पिकअप वैल्यू से भी कम डिफरेंस यानी जो करंट है उसमें से फ्लो करे तो फिर भी ऑपरेट नहीं करेगा। ऑपरेट सिर्फ तब करेगा जब इसका डिफरेंस ग्रेटर हो पिकअप वैल्यू से। तो हमारे पास तकरीबन यानी इसको हम किसी भी टाइप की रिले को कह रहे हैं कि हम डिफरेंशियल रिले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसका एक ही सिंपल सा फार्मूला है कि आप उस रिले को वहां पे यानी इंस्टॉल करें जहां पे आपके सर्किट के दोनों तरफ एग्जैक्ट यानी बैलेंस जहां पे अचीव होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता हो, जो बहुत एक मुश्किल काम है। वोल्टेज और करंट बराबर रखना। हाँ जी, दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस हो, ये इतना इजी कोई काम एक नहीं चीज है। रख देंगे सिमिलर हाँ दोनों में से, नहीं करंट हाँ या दोनों, वोल्टेज, कोई एक वोल्टेज, चीज। हाँ करंट या वोल्टेज, करंट और वोल्टेज को हम देख लेते हैं ना बारी बारी किस तरह हम करते हैं। करंट चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम सीधा सीधा उसको यूज कर लेते हैं। जो वोल्टेज चूंकि इस तरह है कि वोल्टेज को कैंसिल आउट करने के लिए हमें रिवर्स चाहिए, यानी हमने वोल्टेज यहाँ पे ई अगर हो रहा है, ई अगर वोल्टेज इस साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे फर्ज करने रिले लगी हुई है, इस साइड पे सर्किट के ई प्रोड्यूस है, तो हमें यहाँ पे माइनस ई चाहिए, उसके उल्ट वोल्टेज चाहिए। तो हम फिर टर्मिनल के कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं ताकि हमें वोल्टेज की बिल्कुल पोलैरिटी यानी ऑपोजिट पोलैरिटी मिले। तो हम ये देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। करंट डिफरेंशियल रिले हमारी बिल्कुल एक सिंपल टाइप की, जैसे हमने अल्टरनेटर वाइंडिंग है, कोई भी जनरेटर कोई भी मोटर है, उसकी वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सीटीज लगे हुए हैं। हमने बिल्कुल आराम से 2 सीटीज को इस तरह कनेक्ट किया कि उनकी जो सेकेंडरीज है ना वो आपस में इस तरह कनेक्टेड है सीरीज में कि आपके जो इंड्यूस करंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में उन्होंने, देखो ये यहाँ पे अगर तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी 5 एम्पियर इधर है तो 5 एम्पियर इधर है, वही 5 इधर फ्लो करेगा, इसमें से होता हुआ वही 5 इधर और 5 इधर और यहाँ से। तो ये फ्लो इस तरह सर्किट में करता जाएगा अगर नॉर्मल कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये जो आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ये तो एक्स्ट्रा सर्किट है ना जो हमने लगाया हुआ ऊपर, जो आप ये वाला सर्किट देख रहे हैं ये वो एक्स्ट्रा सर्किट है जो हमने लगाया हुआ ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने इसको इस तरह यूज किया, बिल्कुल देखो जैसे दरमियान में लगाया ओवर करंट कॉइल जो आपने लगाई हुई ऑपरेटिंग ऑफ ओवर करंट रिले। अब ऑपरेटिंग कॉइल जो है ओवर करंट सिंपल वो उसी टाइप की रिले है जो हमारी ओवर करंट रिले यूज होती है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं डिफरेंशियल करंट डिफरेंशियल रिले में, कि अगर हम उसकी कॉइल को इस तरह अटैच कर दें कि वो दोनों तरफ को यानी दोनों तरफ के करंट को वो देखें बैलेंस कर रही है या उसको इक्वल करंट से दोनों तरफ। तो जब इक्वल करंट से यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ, तो ये 0 एम्पियर इसमें से फ्लो करेगा, कोई डिफरेंस इसमें से फ्लो नहीं कर रहा, तो ये इनऑपरेटिव रहेगी। जब इसमें से डिफरेंस फ्लो करेगा तो इसकी जो पिकअप वैल्यू है उससे जब तक इंक्रीज नहीं कर जाएगी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने 3 एम्पियर रखी हुई है, लेकिन अगर इसमें से 2 एम्पियर फ्लो करता है, जो डिफरेंस आता है 7 और 5 का, 2 एम्पियर इसमें से फ्लो करता है, या फर्स्ट यहाँ पे 7 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 2 एम्पियर जो होगा वो इसमें से फ्लो करेगा। तो वो जो 2 एम्पियर फ्लो है वो 2 एम्पियर फ्लो बेसिकली उसको एनर्जाइज करने में, उसको ऑपरेट करवाने में मौसर साबित नहीं हो सकता, ठीक है। और इसलिए मौसर साबित नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, पिकअप करंट जब तक नहीं वो पिकअप करंट या उससे वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो वो इनऑपरेटिव ही रहेगी। तो नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल करंट 1000 एम्पियर इन 2 सेक्शन, ये उसने शो किया हुआ है कि 1000 एम्पियर आपका फर्ज करें अल्टरनेटर वाइंडिंग में से गुजर रहा है यहाँ पे। तो करंट्स इन द 2 सेकेंडरीज आर इक्वल, जो ऊपर हमने देखा। अब 1000 एम्पियर गुजर रहा है तो 200:1 रेशियो लगी हुई है यहाँ पे सीटी। तो 1000 एम्पियर का मतलब है 5 एम्पियर आपकी लाइन में से गुजरेगा। अगर 1000 एम्पियर का करंट है यहाँ पे तो 200 हर 200 एम्पियर के अगेंस्ट 1 एम्पियर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम 1000 देखेंगे, 1000 एम्पियर गुजर रहा है तो यहाँ पे 5 एम्पियर से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये रिले इनऑपरेटिव रहेगी। ग्राउंड फॉल्ट अगर कोई हो जाता है, ग्राउंड फॉल्ट जैसा कि ये शो किया हुआ यहाँ पे, ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जो 1000 एम्पियर था वो ग्राउंड फॉल्ट की वजह से 2000 यानी ग्राउंड फॉल्ट है, तो ग्राउंड में 2000 एम्पियर यहाँ से ग्राउंड में 2000 एम्पियर फ्लो कर रहा है, जबकि इस तरफ लोड की तरफ 500 एम्पियर फ्लो कर रहा है।
ठीक है। तो अब 2000 एम्पियर के अगेंस्ट आपके पास जो 20:1 रेशियो है वो आपको 10 एम्पियर देगी, और 500 एम्पियर के अगेंस्ट 20:1 रेशियो आपको 2.5 एम्पियर देगी। इस बात की समझ आ गई है? यानी हमारी जो सीटीज लगी हुई है 200 के अगेंस्ट 1 एम्पियर दे दिए ना, तो इस रेशियो के अगेंस्ट हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास ग्राउंड फॉल्ट आता है, उस ग्राउंड फॉल्ट के केस में हमारे पास फर्ज करें 500 एम्पियर हमारा लोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, 2000 एम्पियर टुवर्ड्स वाइंडिंग एंड टू ग्राउंड फॉल्ट ट्रेवल कर रहा है, तो 200:1 एम्पियर की जो हमारे पास सीटी है वो इस 2000 के अगेंस्ट यहाँ पे आपको जो देगी दैट विल बी 10 एम्पियर करंट, और यहाँ पे जो आपको मिल रहा होगा दैट विल बी 500 के अगेंस्ट 2.5 एम्पियर करंट। तो होना यानी आमतौर पे ये इस तरह है कि यहाँ से करंट जो आता है ये इसमें से आ रहा है 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर डिफरेंस नहीं है तो यहाँ से ट्रेवल करके इस तरह ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह समझ आती है, लेकिन जब डिफरेंस है देन 10 एम्पियर इज गोइंग टुवर्ड्स इट, और इसी तरह 500 एम्पियर में ये 500 एम्पियर इस तरफ फ्लो कर रहा है, और ये यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है। इट इज 10 एम्पियर कमिंग दिस वे एंड 2.5 गोइंग दिस वे। तो एक तरफ 10 एम्पियर दूसरी तरफ 2.5 है, तो डिफरेंस उनका 7.5 एम्पियर इसमें से फ्लो करेगा, 7.5 एम्पियर वाइंडिंग में से फ्लो करेगा, और वो 7.5 अगर आप हर तरफ देखें तो करंट की वैल्यू इक्वल ही है। कैसे? 10 एम्पियर इसकी तरफ फ्लो कर रहा है, उस 10 एम्पियर में से 2.5 एम्पियर इधर चला गया और 7.5 एम्पियर नीचे आ गया, तो 10 एम्पियर क्लियर हो गया ना। 10 एम्पियर इक्वल टू 2.5 प्लस एम्पियर। 7.5 इधर को ट्रेवल कर रहा है, उस 7.5 के ट्रेवल करने में 2.5 इधर को ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों मिलकर 10 एम्पियर बना रहे हैं जो इधर को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी तरफ भी देखेंगे तो आपकी जो करंट की है कमिंग टुवर्ड्स एनी पॉइंट एंड गोइंग आउटवर्ड्स विल बी इक्वल। क्लियर है जी इस फॉल्ट के बारे में? ये 2.5 10 एम्पियर 7.5 इनकी समझ आ गई है कैसे आ रहे हैं? एनीवन? हाँ क्लियर है ना? पक्की बात है एवरीवन? ओके। जी सर। हमारे पास फर्ज करें एक और फॉल्ट है जिसमें हम जो ग्राउंड फॉल्ट इस तरह के जिसमें दोनों तरफ से करंट आ रहे हैं, और दैट इज फीडिंग द फॉल्ट अर्थ फॉल्ट। वाइंडिंग आपकी ग्राउंड होगी, अर्थ होगी है, तो उसको फीड कर रहे हैं। अब 1000 एम्पियर इधर को है, 2000 इधर को है, ठीक है। पहले हमारे पास इस तरह की सिचुएशन थी, अभी ये सिचुएशन है। आप देख रहे होंगे कि जब 500 एम्पियर इधर को फ्लो कर रहा है तो 2.5 एम्पियर ये इस तरह फ्लो कर रहा है करंट। अब जब इधर को फ्लो कर रहा है, इधर को फ्लो करने की वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो गई है। जबकि 2000 एम्पियर इधर को फ्लो कर रहा था तो आपने देखा डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही है। तो इस तरह आप 1000 एम्पियर अब इधर को फ्लो करेगा, 500 इधर को कर रहा था, तो 2.5 भी आपका जो था वो इधर को फ्लो करके इस तरह ये मूव कर रहा था। 1000 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा है तो आपका 5 एम्पियर भी अब टुवर्ड्स वाइंडिंग ही फ्लो करेगा। तो इधर से 5 एम्पियर वाइंडिंग की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर से 10 एम्पियर वाइंडिंग की तरफ, तो 15 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगा इन टोटल। तो ये वो करंट है जो यानी रिले को ऑपरेट कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? हमारे पास एक पायलट केबल है जो हम इसको यूज करते हैं आमतौर पे, जो ये सारा कुछ यूज हो रहा है, ये जो 5 एम्पियर जिनमें से 10 एम्पियर और 5 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं, सिटीज को कनेक्ट कर दिए, पायलट केबल्स हैं। इनकी अपनी कैपेसिटेंस भी होती है जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंस जो है वो करंट का डिफरेंस आ जाता है, और इसमें जो रिले चूंकि सेंसिटिव बहुत है, सेंसिटिविटी बहुत हाई है, तो ये इस नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रिप कर जाती है क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटेंस की वजह से, तो सेंसिटिविटी उसकी हाई है, ठीक है। स्मॉल छोटा सा भी डिफरेंस होगा तो वो उसको ऑपरेट कर देगी, यहाँ तक कि कोई नो फॉल्ट कंडीशन में भी। पायलट केबल की कैपेसिटेंस 7 करेक्ट ऑपरेशन का बाइस बनती है। और ट्रांसफार्मर, मैचिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, हमारे पास सबसे इसका एक और बड़ी लिमिटेशन भी है, जो आपके करंट ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट होने चाहिए। अब एग्जैक्ट हो भी 200:1 भी हो तो इवन देन आपके पास इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते कि वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ आपको यानी आउटपुट दे रहे हो। अच्छा, इसके बाद आपका मॉक टेस्ट ही होगा, क्लास नहीं होगी, तो हम बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, तो मॉक टेस्ट की आप रिवीजन कर लें। ओके सर। अल्लाह हाफिज।